आसान डायलॉग के जरिए आप अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। अपना रोल अदा कर दिया है, एक मेज पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। जंग मसले का हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग खात्मे की जानिब गामजन हो चुकी है। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है कि 18 माह में गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान छोड़ देंगी और दोहा में 6 रोज़ से जारी मुज़ाकराती अमल के नतीजे में तय पाने वाला ये मुआहदा अहम तरीन है। अब गैर मुल्की अफवाज के इनखला के मुआहदे के बाद तालिबान बराह रास्त अफगान हुकूमत से बात करेंगे। अमरीका का मरकज़ी मुतालबा तालिबान की जानिब से मान लिया गया है कि तालिबान अफगान की सरजमीन अलकायदा या दाइश को अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, मगर साथ ही शर्त आयद की गई है कि अफगान हुकूमत से सिर्फ उस वक्त बातचीत होगी जब जंग बंदी का नफाज हो जाएगा। कैदियों का तबादला, तालिबान रहनुमाओं पर आयद सफरी पाबंदियों का इख्तिताम और सीज़ फायर के बाद अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का क़याम मुआहदे में शामिल हैं। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अमन को पाकिस्तान में अमन की ज़मानत करार दिया है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि हमें पैसे नहीं अमन चाहिए। क्या ये मुआहदा खिते में अमन की बुनियाद बन सकता है? और अगर बन सकता है तो फिर यही तालिबान 2001 में हुकूमत में थे, उस 17 साल जंग से हासिल क्या हुआ? जनाब बाकिर साहब, ये जो जंग है ये अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग है और पहले भी जब उनको नोटेबल डिफीट्स हुई थी, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया में भी कोई ख़ास वो जीत नहीं पाए। ये जंग तो उससे भी आगे निकल गई है और उससे भी ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है। तो क्या पाया, क्या खोया आखिरकार? असद, आप थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लग रहे थे जब आपने इंट्रो दिया इस सारी डेवलपमेंट के बारे में। यकीनन वहाँ पर दोहा में जो अभी 6 दिन मुज़ाकरात चलते रहे उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी मुआहदा नहीं हुआ। जिस तरह के ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि तब तक आप कोई चीज़ एग्रीमेंट नहीं होती जब तक फ़ाइनल ना हो जाए, और इसी तरह से हमें थोड़ा सा मोहतात रवैया तालिबान की तरफ से भी नज़र आया कि अगरचे काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन चंद उमूर हैं जो अभी भी जिनका जो हल तलब है, और जब तक वो नहीं हो जाती तो हम इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं करते। लेकिन और बहरहाल एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि मैं जब ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ और साथ तालिबान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो इस हद तक सिमिलर हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई एक वो जैसे कहते हैं दे स्टेट जस्ट ए स्टेप शॉर्ट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट, कि वो जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं इशू किया। जो तालिबान की स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ इतना ऐड हुआ है कि उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि जो वहाँ से फ़ौजों की विड्रॉल है उस पर तवज्जो, उस पर सब कुछ मुनहसर है। ये चीज़ मेरा ख्याल में वहाँ पे सब्सटेंटिवली तालिबान की स्टेटमेंट में है, वरना तो काफ़ी हद तक जो है बाकी सोर्सेज से पता चल रहा है काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है। असद, मेरे ख्याल में अमेरिका ने ये बना लिया है अपना दिमाग कि अगर एग्रीमेंट होता है या नहीं होता वो वापस जा रहे हैं, और उन्होंने जो ये नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सदर ट्रंप ने एक ख़त लिखा था जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी जो कोशिशें बढ़ा दी थी, उसके उस वक्त इन्होंने अपना दिमाग बना लिया था कि हमने करना है। आपने साथ ही देखा होगा कि सीरिया में जब इन्होंने विड्रॉ किया अपनी ट्रूप्स की अनाउंसमेंट की, और एक लीक आई थी, न्यूज़ लीक आई थी अमेरिका की तरफ से कि वो जो अपनी उनकी 14,000 अफवाज अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनको आधा करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक उन्होंने अपने जो ऑप्शंस हैं इस नेगोशिएशंस में वो फोरक्लोज कर दिए थे। सबको अब पता था कि ये जा रहे हैं, तो लिहाजा तालिबान ने, क्योंकि उनका एक जिसे कहते हैं कि अपर हैंड है इस पूरी लड़ाई में, 60% टेरिटरी को मेरा ख्याल में अंदाज़न वो कंट्रोल करते हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने ये टर्म्स डिक्टेट की हैं कि जहाँ पे वो चाहते थे मुज़ाकरात वहीं पे
जाके उन्होंने किए। आपको याद होगा ये पीछे एक थोड़ा सा इसमें रुकावट आ गई थी मुज़ाकरात के अमल में, जब ये सऊदी अरब में कराना चाह रहे थे तो तालिबान ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं हम कतर में बात करेंगे। वो और उन्होंने ये भी शर्त रखी कि हमने अफ़गान हुकूमत से नहीं बात करनी क्योंकि वो पपेट्स हैं। तो इधर एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि तालिबान ने यहाँ इनको डिक्टेट किया है। और आपने जैसे अभी खुद भी कहा कि लोग पहले ही इसके पैरेलल्स ढूंढ रहे हैं। वियतनाम के जिस तरह से जंग बंद हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह लोगों से कहा था कि अब आए और बात मुज़ाकरात करें, बिल्कुल तो सरेंडर ही था। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या सवाल वही फिर नहीं खड़ा होता कि क्या पाया क्या खोया 17 साल बाद। और ये अमरीकी तज्जियाकारों का खुद कहना है कि बिल्कुल वियतनाम वाला हाल है। हम जिस तरह आपने खुद अभी कहा कि बेशक तालिबान उनको ऐसे शराइत दें और तरह के शराइत दें, उनका जो काम है वो है विड्रॉल, कि किसी ना किसी तरह से इनखला हो पाए। तो कहना मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ जनाब कि 2001 में जब इस जंग का इतना एक आलीशान किस्म का ऐलान किया गया था कि हम दुनिया भर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, एक मुख्तसर सा सवाल सर, जब ये जंग शुरू हुई थी तो तब बोको हराम के नाम कोई जमात नहीं थी, दाइश के नाम कोई जमात नहीं थी, पाकिस्तानी तालिबान के नाम कोई जमात नहीं थी, अलकायदा इन इराक जो फिर बाद में दाइश में तब्दील हुई थी उसके नाम कोई जमात नहीं थी। तो कहना मैं ये अगेन सिर्फ चाह रहा हूँ सर कि आप वाकई में क्या कुछ अचीव कर पाए। और जो नंबर्स हैं ये ब्राउन यूनिवर्सिटी के अपने नंबर्स हैं, यानी इंतहाई कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। मैं तो समझता हूँ इससे भी आगे बढ़ गए। 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में कैजुअल्टीज़, 140,000 से ज़्यादा अफगानिस्तान में कैजुअल्टीज़। और ये अगर आप इराक में ना जाएं, इराक में जो खून की नदियाँ हैं उस पर आप बात भी ना करें, तो सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में इतना कुछ डैमेज हुआ है। तो 17 साल बाद क्या अमेरिका का जो एक पैगाम था वो बुलंद हो पाया, उसका फुटप्रिंट ज़्यादा भारी हो पाया? आपने अचीव क्या किया? असद ये बात मेरे ख्याल में 17 साल पे ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पिछले 40 साल की बात करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का सारा जो है किस्सा वो जो CIA ने जो जंग यहाँ लड़ी वहाँ पे जुड़ता है कि जहाँ पर ये यकदम से उस वक्त भी यकदम से इस पूरे इलाके को, इस खत्ते को छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बनी। तब भी लोग कहते हैं कि अगर वो यकदम अपने विड्रॉल ना करते इस इलाके से और इसको निगलेक्ट ना करते तो शायद आज की सूरत हाल नहीं बनती। बाद में 9/11 पे जाके जिस तरह उन्होंने जल्दबाजी से जंग में एंटर हुए और उसके बाद फिर बॉन कॉन्फ्रेंस में तालिबान को नहीं शामिल किया इन्होंने कि जो आइंदा की डिस्पेंसेशन बनाने जा रहे थे। और एक मौका आया था जब इनकी सर्च इन्होंने ओबामा ने की थी तो तालिबान बैकफुट पे थे। उस वक्त तालिबान आपसे मुज़ाकरात करना चाहते थे, इन्होंने एक के बाद एक मौका ज़ाया किया। और अब हाल ये है कि इनकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो 1 ट्रिलियन से बढ़ चुकी है। $42 बिलियन ये सालाना ज़ाया करते हैं। 3,400 अफवाज उनकी अपनी अमरीकी और 1,200 इनके कोलिशन पार्टनर्स की उनकी जानें गंवा चुके हैं। तो यकीनन अमेरिका ने यहाँ पर सिर्फ खोया ही खोया, और बल्कि इस पूरे इलाके को, चाहे आप ये वाला इलाका कहें जो हमारा साउथ एशिया का इलाका है या मिडिल ईस्ट, पूरे को एक एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म की आग में झोंक दिया। बिल्कुल ऐसे जनाब, खित्ते को तो आपने तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम अब पाकिस्तान के उस पे भी आए, पोजीशन पे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे, बहुत देर से रियासत पाकिस्तान को डीमोनाइज़ किया जा रहा था। ये बात नहीं की जा रही थी कि अमेरिका ने हमला किया, ये बात नहीं की जा रही थी कि आपने इसी ज़ल्म खलीलज़ाद के ज़रिए हामिद कारज़ाई की इंतहाई करप्ट और नाकाम हुकूमत अफ़गानिस्तान पे नाफिज की और उस जंग को मज़ीद बढ़ाया। लेकिन अब सर पाकिस्तान की पोजीशन पे थोड़ा सा हम बात कर लें। अब मेरे लिए ये काफ़ी एक हैरत अंगेज़ बात थी कि अमरीकी जो सियासी क़यादत है उसमें ना सिर्फ एक रिपब्लिकन लेकिन एक इतना कंजर्वेटिव रिपब्लिकन लिंजी ग्रेहम, जिनको जो उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि जी ये बिल्कुल फाक का आदमी है, उसने पाकिस्तान के मुतालिक क्या कुछ फरमाया जब दौरा किया और इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, वो ज़रा सुन लेते हैं क्या कहा लिंजी ग्रेहम ने। Mr. Khan was criticized over the decades, over the past 10 or 20 years, about talking about reconciling with the Taliban. He was right. The one thing I would say is that the war in Afghanistan will end through reconciliation. With Prime Minister Khan, we have a unique opportunity to change our relationship, to go from transactions.
to बहुत सारे ऐसे strategic. पाकिस्तानी तज्जियाकार भी हैं, एनालिस्ट भी हैं जिनको शायद लिंजी ग्रैहम की बात बहुत बुरी लगे, जो बहुत देर से कह रहे थे कि मुफाहमत के ज़रिए ये जंग ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इधर से अगर थोड़ा सा तफरीक कर लूँ बाकिर साहब, और आपकी मैं राय लेना चाहूँगा, ये जो हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो अब सुरखरू हो गया, इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन नहीं पैदा करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जंग बेशक अफगानिस्तान में तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ, जो आपकी इतनी ज़्यादा कलादम तंजीमें उभर के सामने आई, जो आपके रियासत को इतना एक तरह का ख़तरा हुआ 2007 के बाद से, क्या वो हमारी जंग नहीं थी? असद वो तो यकीनन हमारी अपनी जंग थी, लेकिन जहां पर आपने ये बात की ना कि फार राइट का सेनेटर भी ये बात कर रहा है, ये अब अमेरिका के अपने जैसे कहें कि आप जो वहाँ पर जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उन्होंने अब ये ठान लिया है कि हमने अफ़गानिस्तान में से वापस चले जाना है, तो वो सब लोग एक ही बोली बोल रहे हैं। अब उनको इमरान खान की बात भी समझ आने लगी। जब उन्होंने यहाँ स्टे करना था तो उन्होंने जानबूझ के यहाँ गलतियाँ की, दूसरों को उन्होंने इग्नोर करते रहे। अभी चूँकि जो मैंने अभी आपको फिगर्स बताई ना कि इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ चुकी है, वहाँ पर लोग जंग से थक चुके हैं, अब उन्हें बहाने बनाने हैं। अब यहाँ पर अभी एक अगर आपको मैं यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट तो नहीं, र्यूमर सॉरी, जो एक चल रही है अफगान एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स में, एक बार्नेट रूबिन एक बड़ा नाम है जो अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के एक रिप्रेजेंटेटिव के एडवाइज़र भी सर्व कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने इसके बदले $12 बिलियन हासिल किए जो यूएई और अपना सऊदी अरेबिया के ज़रिए हमको दिए गए, ये तालिबान को टेबल पे लाने की कॉस्ट थी। कहने का मेरा ये मकसद है कि अब चूंकि अमेरिका के अपनी पॉलिसी ये है कि वहाँ से निकलना है, तो वो पाकिस्तान को भी अच्छा कहेंगे, वो इमरान खान को भी कहेंगे कि जनाब इन्होंने जो कहते थे वो बिल्कुल मजाक कहते थे, हमने इनको गलत समझा, वो अपनी सब कुछ गलत मानेंगे और यहाँ पर आगे अपना मकसद हासिल करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकिर साहब, स्लाइटली इंटरेस्टिंग असाइड, पाकिस्तानी जो तज्जियाकार थे वो बार्नेट आर रूबन से लड़ रहे थे और खून के आंसू बहा रहे थे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई अस्करी कार्रवाई करनी चाहिए थी अमेरिका को। तो मेरे ख्याल से हमारी जो एनालिसिस का एक तरह का मेयार है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। अगर आप अमरीकी सफ़ीरों से, अमरीकी मुशीरों से लड़ लें कि जी किस तरह का नज़रिया आपको बेचना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़ के सर बैक टू द पाकिस्तान पोजीशन, अमरीकी विड्रॉल के बाद, अमरीकी इनखला के बाद क्या वही होगा जो पाकिस्तान ने सामना किया था 90 की दहाई में या 1989 में कि विड्रॉल हो रहा है, उसका सारा स्पिल ओवर फिर से पाकिस्तान को मुतासर करेगा? क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान के सदर हैं अशरफ गनी साहब, उनकी हुकूमत ने जो लेटेस्ट फिगर्स का ऐलान किया है जिसमें यह बताया गया है कि 40,000 से ज़्यादा अफगान नेशनल आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को हलाक किया गया सिर्फ 2014 के बाद से। तो सवाल ये उठता है बाकिर साहब कि जब विड्रॉल हो जाए तो क्या अफगान नेशनल आर्मी अगर होल्ड ऑफ नहीं कर पाए तो मुफाहमत के ज़रिए कोई मखलूत हुकूमत बना ले या इंटरिम हुकूमत बना ले, या आगे हमें सिर्फ जंग ही देखने को मिलेगी? असद, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि विड्रॉल अमेरिका वापस जा रहा है यहाँ से और मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई, इससे यकीनन ये मुराद नहीं है कि वहाँ जंग ख़त्म होने जा रही है। और ये चीज़ बारहा पाकिस्तान भी कह चुका है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी, अभी रैंड कॉरपोरेशन की भी एक रिपोर्ट आई थी कि अगर आप यकदम विड्रॉल करेंगे तो इलाका सारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अफगान को आपस में बैठ के बातचीत करें और मुफाहमत करें और उसके बाद एक सीज फायर करें, एक अपने अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट बना ले जिसके तहत एकोमोडेशन पैदा हो उनके दरमियान। क्योंकि ये 40 साल से ये लड़ाई जारी है, 17 साल ये, और उससे पहले भी आपको याद होगा जो इस वक्त जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं उनमें से बेशतर तालिबान से लड़ रहे थे। तो ये रंजिशें उनकी कोई नई नहीं है या कोई सिर्फ 17 साल नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रही हैं। तो इनको दूर करने के लिए वहाँ पर इन ग्रोहों में अफाम व तफहीम कराना, ये जो रीजनल स्टेट्स हैं जिनमें पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ईरान, इन सबको रोल प्ले करना होगा और ये करना होगा कि वहाँ पे जो इनकी अपनी प्रॉक्सी लड़ाई हैं वो ख़त्म करें। वरना मुझे अमन वापस अफगानिस्तान में एटलीस्ट कि सिर्फ एक अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की वजह से अमन वापस आ जाए अफगानिस्तान में, ये असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है जनाब, लेकिन रैंड कॉरपोरेशन और ये जो बाकी भी अमेरिकी थिंक टैंक हैं, ये पिछले 17 साल यही कहते चले आ रहे थे अगर हम साथ साथ लड़ें तो साथ साथ बात
नहीं कर सकते। शायद उनको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब तक आप इनखला नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान अमन की तरफ नहीं जा सकेगा। परपेचुअल वॉर इज़ नॉट अ रूट टू पीस। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के मुतालिक कुछ सर्वेस किए गए हैं। इमरान खान साहब की कारकर्दगी के मुतालिक गैलप का भी सर्वे किया गया है। क्या लोग मुतमईन हैं इस नई हुकूमत से? रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। गिलानी फाउंडेशन और गैलप पाकिस्तान का जो लेटेस्ट सर्वे है उसका कहना है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है और कि 43% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी मुतमईन है। जनाब बाकिर साहब, आपको पता है जनाब, ये जो ज़माना अभी चल रहा है, पोल्स तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गए हैं। यही जो पोल्स हैं और सर्वेज हैं ये कहते थे कि हिलरी क्लिंटन का 90% चांस, सर 90%, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स और उसी तरह के कहने को प्रेस्टिजियस अखबारात में रिपोर्ट हुआ था 90% चांस के जीत के इम्कानात हैं। यहाँ भी आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह के सर्वेज होते थे या PMLN की जीत के बारे में इस तरह की पोलिंग होती थी तो तहरीक इंसाफ ही सामने आके कहती थी कि जी इन सब को पैसे दिए गए हैं। तो अब हमें इसको कितनी सीरियसनेस से देखना चाहिए? ये जो पोलिंग है, डेटा है, मुस्लिम लीग नवाज ने पहले से ही सवाल खड़ा कर दिया है कि जी इतनी ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म की सेगमेंट को देख के आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है। असद इसमें मेरे थोड़ी सी रिजर्वेशंस इसमें यह है कि आप अगर उसका जो सैम्पल साइज़ देखें वो तकरीबन 1100 लोगों पर, 1150 लोगों पर मुश्तमिल है। एक तो वो छोटा है, फिर इनकी मेथोडोलॉजी के बारे में भी सवालात हैं। फिर आप ये जो होते हैं कि इसमें एक वजह यह भी है कि इस वक्त लोगों में जिसका कह रहे हैं पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में हुई है कि या आप इस साइड पे हैं या उस साइड पर हैं, आपने डिवाइड किया हो तो आपको ये बिल्कुल नैरो सा मार्जिन 51% अगर इमरान को अप्रूव कर रहे हैं तो 46% वो उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर असल मसला मेरे ख्याल में हमें एक पिक्चर तो किसी हद तक ठीक मिल रही है, लेकिन उस पे पोल के एग्जैक्ट रिजल्ट से मैं यकीनन नहीं करूँगा एग्री। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने तकरीबन लिए थे, आपको याद होगा 38% के कितने वोट लिए थे जब इलेक्शंस हुए थे, तो 51% अगर वो उन्होंने उस पर इम्प्रूव भी किया है। तो इस वक्त उसकी एक वजह यह भी है कि जहाँ पर लोगों के माशी मसाइल चल रहे हैं, एक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ पर लोगों को अल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा। अगर आप किसी एनालिस्ट से भी बात करें या किसी और शख्स से जो इस पूरे डेमोक्रेसी के जो हमारी इवॉल्व हो रही है इस प्रोसेस को देख रहा है, तो वो यही कहेगा कि जनाब इसको अपना इसको थोड़ा देखें ताकि ये मसला आगे चले, ना कि यहाँ पर रुकावट आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप इस चीज़ से भी अपना नज़र नहीं चुरा सकते कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में चल रही है, पार्लियामेंट में स्टेलमेट चल रहा है। आपने देखा, आपने जो मिनी बजट पेश किया उस पर डिबेट हुए बगैर ही आपको सेशन प्रोरोग करना पड़ा। सेनेट के चेयरमैन को, वज़ीर-ए-आज़म को लिखना पड़ रहा है कि जनाब आपके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो उसको सेनेट को सीरियसली नहीं ले रहे। और आज ही वज़ीर-ए-आज़म ने जब नमल में ख़िताब किया मियां वाली के करीब तो उन्होंने कहा अपोजिशन मुझे बात नहीं करने देती। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके सामने है और मुझे नहीं समझ आता कि इस वक्त किन बुनियादों पर उन लोगों ने बनाया। लेकिन फिर वही बात आती है कि 1100 साढ़े 1100 लोगों पर आप ये नहीं राय कायम कर सकते कि पूरे मुल्क के लोग या जनाब आधा मुल्क जो है, आधे से ज़्यादा मुल्क इमरान साहब को अप्रूव कर रहे हैं। जनाब आपस की बात है, ऑपोजिशन उनको ख़ास बात करने नहीं देती। अगर आपको उनका जो पहला चलें उसको इनॉगरल इफ्तिताई तकरीर अगर आप देखें तो उसमें जिस तरह का शोर मच रहा था वो उसी तरह का था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। आपको याद होगा पिछले साल जब बजट अनाउंस की थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत ने, मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो तब किस तरह का शोर मच रहा था। तो ये जो एक रुझान है इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है। लेकिन सवाल जनाब वही है कि हम किस इंडिकेटर को फिर सामने लेके रखें। अब नमल यूनिवर्सिटी की आपने बात की बाकिर साहब, ये वही इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5 हलकों से कामयाब हुए। लेकिन इसी शो पे जब हमने
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं को लिया, मुसद्दक मलिक साहब को लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, तो उन्होंने उसी वक्त इलेक्शंस की जो ऑथेंटिसिटी थी उस पर सवाल उठा दिया। तो हमें किस चीज़ को देख के कहना चाहिए कि जी ये वाकई में पॉपुलैरिटी का इंडिकेटर है? और आखिरी मैं बस एक वो नुक्ता उठाना चाहता था कि जब पैनामा की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो आपको याद होगा जब मियाँ साहब नाअहल हुए, जब मियाँ साहब कन्विक्ट हुए, जब मियाँ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया, हर बार जनाब उनके जो हम ख्याल एनालिस्ट थे या हम ख्याल कॉलम नगार थे वो कहते थे कि इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और मियाँ साहब को बेतहाशा फ़ायदा होगा। आज जनवरी 2019 में बैठे हम ये मेरे ख्याल से क्लैरिटी से कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं हो पाया। असद जिसमें मेरा ख्याल में आपको रिलायबल इंडिकेटर नहीं मिलेगा। आपने जिससे भी पोलस्टर होते हैं अमेरिका में भी आप देखें तो जी ये रिपब्लिकन्स के करीब हैं, ये डेमोक्रेट्स के करीब हैं, इनका रुझान इधर है, इनका राइट की तरफ है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा ख्याल है जो आपका पैमाना होना चाहिए कि वो अवाम की सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर अवाम आपसे मुतमिन है, वो आपको जो मीडिया में लोगों के ओपिनियंस, लेकिन ये कैसे पता चलेगा बाकिर साहब कि अवाम आपके साथ अवाम आपसे मुतमिन है? ये हम किस तरह, ये कैसे पता चलेगा कि अवामी समात में वो कहें कि बहुत सी चीज़ों से चलता है कि जहाँ पर मीडिया का रोल ये नहीं है कि आपके ही बयानात को वो अवाम तक पहुँचाए, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरा ये है कि वो आपको अवाम की पल्स से भी आगाह करती है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा ना कि सुबह हमें अखबार में पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और उससे हमें सीखना चाहिए। तो ये अवाम की पल्स आपको बता रही होगी। दूसरी तरफ आपने जो मीडिया की तरफ रवैया रखा हुआ है, आपने शुरू दिन से ही एक उससे कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि सच दबाने की कोशिश की गई और अब वो एक पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई जा रही है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इकट्ठा किया जा रहा है। अगरचे लोग सब उन्हें कह रहे हैं कि एक साइज सबको फिट नहीं होगा, उनके अपनी हैं डेफिनेशंस। लेकिन मुझे खुद एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि पीटीआई के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि किसी तरह से मीडिया को कंट्रोल करके रखना है। लेकिन ये मीडिया ही वो था जो इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया। और इमरान खान ने ये एपीएनएस के एक मीटिंग में ये मुझे याद है कहा भी था कि मीडिया ने हमारे साथ ये जो हम कंट्रीब्यूट किया। तो मेरे ख्याल में ये जो एक मीडिया का आपके सामने व्हीकल है, आप इसके साथ ही ताउन करें और यही आपकी एग्जैक्ट पॉपुलैरिटी या दूसरे लफ्जों में अनपॉपुलैरिटी के बारे में। लेकिन बाकिर साहब यही जो जिस मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और हमारे भी बहुत दोस्त हैं, वो सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो कहते हैं कि मीडिया बिल्कुल आपकी आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है। तो आप किन पाबंदियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जनाब? और अगर कर रहे हैं तो हम उन पाबंदियों को किस तरह हटा सकें? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई उस तरह का खास ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा। वो तो कह रहे हैं कि जी आपके अनसस्टेनेबल किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको आपको दुरुस्त करना चाहिए, आप पे कोई सेंसरशिप लागू नहीं हो रही। और इसी तरह इसी अंदाज में भी कहते हैं, बड़ा पैटर्नल किस्म का अंदाज है उनका, शफकत वाला। असद ये सिर्फ इश्तिहारात का मसला नहीं है। अभी मैंने जिसका जिक्र किया पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर आपने रेगुलेशन को इम्प्रूव करना है और उसकी यकीनन गुंजाइश है कि आपने रेगुलेशन को इम्प्रूव करना है। रेगुलेटर सिर्फ ये नहीं है कि मीडिया को दबाए, उसको मीडिया के जो उसे कहते हैं ना फ्री एक्सेस को इंश्योर करना है, वो भी करना होता है। मीडिया का एक बैलेंस रोल होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, अभी कैबिनेट ने उसकी क्रिएशन के लिए उसकी तश्कील की मंजूरी दे दी है। लेकिन APNS और जितनी भी सहाफ़त से मुंसलिक इदारे हैं, APNS है, CPNE है, PFUJ है और भी दीगर है, PBA है, उन सब ने इसको रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आप सिर्फ यहाँ पर जो इख्तलाफी आवाज़ है उसको यहाँ पर एक मेन स्ट्रीम मीडिया में ही नहीं दबा रहे, आप दूसरी तरफ देखें कि सोशल मीडिया में भी कोई भी अगर आप पर तनकीद करता है तो ट्विटर को जैसे मिसाल के तौर पे एक चिट्ठी चली जाती है कि आप पाकिस्तान की कानून की ये फ़लाँ शख्स वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको फिर ट्विटर नोटिफाई करता है। और ये चीज़ भी हमने फवाद चौधरी साहब को देखा कि उन्होंने डिनाई किया। तो मुझे ये चीज़ वो याद दिलाती है कि जहाँ पर आपको याद होगा कि बहुत से चैनल्स को उन्होंने उनकी एक्सेस, उनकी से डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो गवर्नमेंट और ये पैमरा वगैरह कहते थे कि हमारा हाथ नहीं है इसमें, तो फिर लगता है वो नादीदा कुव्वतें ही हैं। तो ये हुकूमत को ये चीज़ें सब सॉर्ट आउट करना चाहिए।
ये मीडिया का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर आपका मीडिया इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करेगा तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी मुल्क में सफ़र करेगी। इमरान खान साहब खुद मेरिट की और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर आज वो मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने प्रेसिडेंट जी की एग्जांपल दी कि उन्होंने 400 शायद वज़रा को अपना उनको ट्राई प्रोसिक्यूट किया। तो यहाँ पर तो अगर आप वो मॉडल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। दूसरी तरफ अगर मीडिया ही वो सिर्फ कम से कम जब नहीं हो रही तो मीडिया में तो उस आवाज को उठने, ये आपने हवाला अभी बाकिर साहब इमरान खान साहब ने किस सदर का हवाला दिया था? चाइनीज प्रेसिडेंट। तो सर अब चीन, अब मैं तो कहता हूँ सर पाकिस्तान का भाई है, स्वीटर देन हनी टॉलर देन माउंटेन्स, और वो इसी तरह की एनालॉजी फिर आगे चलती जाती है। लेकिन अगर आप चीन का निज़ाम इधर नाफिज करेंगे तो फिर बाकी सियासी जमातें भी खत्म हो गई, जो आज़ादी इजहार है वो भी खत्म हो गया। बहुत असद मैं उसको नहीं, मैं नहीं कह रहा आप एंडोर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि वहाँ उन्होंने वजीरों को किया तो यहाँ अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल, अगर वो नहीं आप करते तो कम से कम मीडिया में आवाजें तो उस बात पे सर मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। शायद एक फ़र्क मॉडल के ज़रिए, चीन का मॉडल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान वाला नहीं है। लेकिन उससे आगे बढ़ के आपने ये एक पॉइंट बहुत अच्छा किया बाकिर साहब कि मीडिया ही आपको बताता है कि आपने क्या कुछ गलत किया और उसको फिर आप किसी तरह से बेहतर कर सकें। लेकिन यहाँ अब सोच थोड़ी सी तब्दील हो रही है। बार बार कहा जा रहा है प्रेस को कि आप पाकिस्तान की मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते, पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट चेहरा है वो बाकी दुनिया को नहीं जा पाता, और ये कंपेयर किया जाता है बाकी ममालिक के साथ। मैं शायद उनका नाम ना लेना चाहूँ, एक और भी रेगुलेशन है कि आपको भाई ममालिक के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो उस बैलेंस को किस तरह बरकरार रखा जाए? अगर पाकिस्तान मीडिया की वजह से ही बहुत इस तरह के संजीदा केसेस भी सामने आए जिनका बाद में अदालत उज़्मा ने नोटिस लिया, अगर इसी मीडिया के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी रिलेटिवली नई जमात जो 2011 में फिर इतनी मकबूल हो पाई, वो मीडिया की स्ट्रेंथ पे सामने आ सकी, उसको अब आप उस पर आप पाबंदियां डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जी मुस्बत रिपोर्टिंग की 6 महीने की उन्होंने लगाई थी, पता नहीं कितनों ने उनकी बात मानी कि 6 महीने मुस्बत सिर्फ खान साहब की तरफ से नहीं आ रहा मुस्बत रिपोर्टिंग, ये जनरल एक ट्रेंड भी है कि जी पाकिस्तान प्रेस को पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हैशटैग पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। नहीं, असद मीडिया जो होता है वो एक वॉच डॉग है, उसने बताना है कि जनाब ये चीज़ फंक्शन आपकी बॉडी में ठीक नहीं कर रही, ये मसाइल आपकी सोसाइटी में है। ठीक है कि आपको एक प्रोग्रेसिव इमेज चाहिए, लेकिन जब आप मीडिया को आज़ाद छोड़ेंगे, और ये मीडिया ने आज़ादियाँ बड़ी कुर्बानी लेके हासिल की है, ये इस तरह से नहीं है कि किसी ने उनको गिफ्ट कर दी थी। तो लेकिन जब इसको आप आगे, जैसे हम कहते हैं ना, जमहूरियत को चलने दें, तो मीडिया के अंदर से ही इस तरह के आप समझ लें कि सेल्फ सेंसरशिप होगी, लोग अपने एक स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि जनाब हमने इनको एडहेयर करना है, जो चीज़ आवाम पसंद करेगी वही आएगी, आगे चलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है आवाम कंज्यूमर है। तो ये चीज़ें आप मीडिया को खुद से ही सॉर्ट आउट करने दें। अगर जब भी आप उसके ऊपर कोई सेंसरशिप इम्पोज करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। ये जो इस तरह के जो आप वापस अगर हम आए, जो पोल्स होते हैं जो आपको करने की कोशिश करते हैं लोग कि जी इससे एक पॉजिटिव इमेज हुकूमत का दे, ये उनकी उस तरह से ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो जब तक कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते कि मीडिया रिपोर्ट जो कुछ कर रहा है। वक्फा लेते हैं, लेकिन ये जरूर नुमायां हो जाती है कि अगर वाकई में 51% पाकिस्तानी इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है तो ये मुस्बत पाकिस्तान की ही एक अलामत देखनी चाहिए। अगले हिस्से में बात करेंगे सिंध सूबे की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप की एक नए बयान की। रहिएगा हमारे साथ। ऑर्डर में किसी एक बिल्डिंग के गिराने का जिक्र नहीं है। प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। लोगों की खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? वेलकम बैक टू दो राय। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। गैर कानूनी तकरीबन 300 के करीब शादी हॉल्स के मुतासर होने का इम्कान है।
अब शादी हॉल मालकान ने धरने और एहतजाज की कॉल दी तो सिंध हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई। मुज़ाकरात कामयाब हुए और धरने की कॉल वापस ले ली गई। अब असलम रायसानी का कहना था कि डिग्री होती है, जाली हो या असली। पीपल्स पार्टी और MQM का मानना है कि अमारतें होती हैं, कानूनी हो या गैर कानूनी, हम उन्हें नहीं गिराएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर रहायशी इमारतें नहीं गिराऊंगा। और दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी सईद गनी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग तोड़ूंगा ना शादी हॉल्स गिराऊंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब मुत्तहदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गैर कानूनी इमारतें को गिराने के बजाय तहकीक करें कि उन इमारतों के कागजात कैसे बने, मालिक कैसे बने, हुकूमत किसकी थी, ये सब उनका कहना था। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरदौस शमीम नकवी के मंतक भी लाजवाब है। उनका कहना है कि अदालती फैसले में कहाँ लिखा है कि इमारतें गिराई जाएं, वहाँ तो कराची को असल शक्ल में बहाल का कहा गया है। अब तीनों जमातें गैर कानूनी इमारतों को गिराना भी नहीं चाहती और अदालती फैसले पर अमल भी करना चाहती हैं। अब क्या इमारतें गिराए बगैर कराची से तजावुज़ात का खात्मा किया जा सकता है या नहीं, ये $1 मिलियन सवाल है। और साथ में जो उससे भी ज़्यादा बुनियादी सवाल है वो है माशी तबके का। क्या जो वर्किंग क्लास तबके से मुतालिक इस तरह की रहाइशें या इलीगल अमारात हैं, उन पर सबसे ज़्यादा बोझ क्यों पड़ता है, चाहे वो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियाँ हों, चाहे वो कराची शहर की गैर कानूनी इमारतें हों। बहरहाल उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में सिंध सूबा और कराची शहर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं शहर में, और सूबे में वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती हैं। उनके लीडर फवाद चौधरी साहब का कहना था कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब मुश्किल है। ज़रा सुन लेते हैं। भी तब्दीली के बिल्कुल दहाने पर है। अब पीपल्स पार्टी का यहाँ पर कोई सियासी मुस्तकबिल बाकी नहीं रहा अक्सर। लेकिन अगर पहले हम इस पे आ जाएं कि जो गैर कानूनी इमारतें आपने बनाई, और ये मेरे ख्याल से इन हुकूमतों की गफलत थी, सूबाई हुकूमतों की गफलत थी। अब तो खैर ये खड़ी हो गई, लेकिन अदालत उज़्मा का जो फैसला है वो भी वाज़ेह है। क्या कुछ करना चाहिए जनाब? यकीनन उससे गिराने से मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको इनकरेज नहीं किया जा सकता। ये दूसरे लोगों के राइट, जो फ्री पैसेज का राइट है, या आपको जो सोसाइटी में या आपके महल्ले में वो पार्क्स या पार्किंग लॉट्स की ज़रूरत होती है, उसको भी आप ख़त्म करके ये ऐसा करते हैं। ये जिन लोगों ने माजी में किया उनको उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उसके बगैर इसका आगे नहीं जा सकता ये मामला। लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक कंपैशनेट किस्म की पोजीशन लेनी चाहिए कि जो गरीब अफेक्ट हो रहे हैं तो किसी तरह से अब आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ इस तरह से इंश्योर करें कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। अच्छा जनाब, क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा कम है, अगर हम इस साइड पे भी आ जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रॉस हेयर्स में, पहले गवर्नर रूल की अफवाहें थी, अब नज़र आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी ये सब एक तरह से बहाना है। आपको क्या नज़र आता है सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद कामयाब हो पाई है। असद, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो शीशे के घर में बैठे होते हैं वो दूसरों पत्थर नहीं फेंकते। अभी ये पंजाब में आप इनकी सूरत हाल देख लें। आपने पिछले ही प्रोग्राम में डिस्कस किया था किस तरह से इनको कोलिशन पार्टनर्स या इनकी कोलिशन में फ्रैक्चर्स पैदा हो रहे हैं। अगर इन्होंने सिंध को डिस्टेबलाइज किया, ये वापस आके इनको भी डिस्टेबलाइज करेंगे। सिर्फ पंजाब हाथ से नहीं जाएगा, मरकज भी इनका इफेक्ट होगा। जवाब नहीं दे सकते थे आप बाकिर साहब। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक मुझे और बाकिर सज्जाद को इजाज़त दें और अपनी राय से भी आगाह कीजिए हमें सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए। खुदा हाफ़िज़।